सो रिसेंटली टर्की की कैपिटल अंकारा में नेटो समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जहां नेटो के सभी बड़े लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए और डिफेंस से लेकर यूक्रेन वॉर तक कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन हुआ। वैसे समिट में काफी सारी अनाउंसमेंट और डिस्कशन हुई, लेकिन सबसे ज्यादा हेडलाइन जिस बात ने बटोरी वो नेटो से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि समिट के साइडलाइंस पर हुई डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोआन की बायलैटरल मीटिंग की थी। क्योंकि इस मीटिंग में ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो काटसा सैंक्शंस जो यूएसए ने सालों पहले टर्की पर लगाए थे रशिया से S-400 खरीदने के कारण, तो उन सैंक्शंस को यूएसए अब रिमूव करने जा रहा है। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये काटसा सैंक्शंस हैं क्या दरअसल, और अगर ये सैंक्शंस रिमूव हो जाते हैं तो टर्की के लिए दोबारा से F-35 जेट्स हासिल करने का रास्ता खुल सकता है। एंड बिलीव मी, इस बात से इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने पब्लिकली कहा है कि उन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट की थी कि टर्की को F-35 फाइटर जेट्स या F-35 के इंजन्स तक अप्रूव ना किए जाएं। देखिए, इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि अगर टर्की को F-35 फाइटर जेट्स मिलते हैं तो इससे मिडिल ईस्ट का जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर है वो अफेक्ट हो सकता है और इजराइल का मिलिट्री एज भी कमजोर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। हम बात करेंगे कि ये काटसा सैंक्शंस है क्या, साथ ही हम देखेंगे कि यूएसए ने टर्की पर तो सैंक्शंस लगाए थे S-400 खरीदने की वजह से, लेकिन जब इंडिया ने भी वही एग्जैक्टली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा तो इंडिया पर कभी काटसा सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए गए। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस बार नेटो समिट की होस्टिंग टर्की कर रहा था। यहाँ आप टर्की की लोकेशन देख पाएंगे। एंड ये समिट टर्की की कैपिटल अंकारा में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सिर्फ दूसरी बार है जब टर्की ने नेटो समिट होस्ट किया है। इससे पहले लास्ट टाइम 2004 में इस्तांबुल में नेटो समिट ऑर्गेनाइज किया गया था। वैसे इस समिट का जो मेन एजेंडा था वो डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट और यूक्रेन को कंटिन्यू सपोर्ट करने को लेकर था। लेकिन समिट से जो सबसे बड़ी हेडलाइन निकल कर आई वो नेटो से रिलेटेड नहीं थी, बल्कि समिट के साइडलाइंस पर हुई डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोआन की बायलैटरल मीटिंग थी। और इसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका टर्की पर लगे काटसा सैंक्शंस को रिमूव करने जा रहा है। काटसा का फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक लॉ है जिसे अमेरिका ने 2017 में पास किया था। इस लॉ का बेसिक पर्पस था रशिया के साथ बड़ी डिफेंस डील्स करने वाली कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाना। दरअसल इस लॉ को लाने के पीछे भी कुछ रीजंस थे। जैसे अमेरिका ने रशिया को अक्यूज किया था कि उसने 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, और इसके अलावा 2014 में रशिया द्वारा क्राइमिया पर कब्जा करना भी एक बहुत बड़ा रीजन था। और जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई कंट्री रशिया के साथ कोई मेजर डिफेंस डील करती है तो अमेरिका उस कंट्री पर सैंक्शंस लगा सकता है इस लॉ के अंडर। टर्की के साथ भी ऐसा ही होता है। 2017 में टर्की ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील साइन की। इस डील की एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 2.5 बिलियन US डॉलर्स थी। लेकिन देखिए, अमेरिका को कंसर्न सिर्फ इतना नहीं था कि टर्की ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। यूएसए को सबसे बड़ा कंसर्न कुछ और था। दरअसल अमेरिका का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है, और टर्की 1999 से ही F-35 प्रोग्राम का पार्टनर था। टर्की का प्लान था कि वो फ्यूचर में 100 F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा। लेकिन 2019 में जैसे ही टर्की ने रशिया से S-400 की पहली डिलीवरी रिसीव की, अमेरिका ने तुरंत टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, टर्की के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुके F-35 फाइटर जेट्स की डिलीवरी भी रोक दी गई, और जो टर्किश पायलट्स अमेरिका में F-35 की ट्रेनिंग ले रहे थे उनकी ट्रेनिंग भी रोक दी जाती है और उन्हें वापस टर्की भेज दिया जाता है। इसके पीछे अमेरिका की रीजनिंग ये थी कि अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और F-35 फाइटर जेट्स एक ही कंट्री के पास होंगे तो रशियन ओरिजिन का ये एयर डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को स्टडी कर सकता है और उसके रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से जुड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक की सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसी कंसर्न की वजह से दिसंबर 2020 में अमेरिका ने ऑफिशियली जो टर्की की डिफेंस प्रोक्योरमेंट एजेंसी है उस पर काटसा सैंक्शंस लगा दिए, और तब से लेकर अब तक ये सैंक्शंस दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में एक बड़ी टेंशन की वजह बने हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका अब जाकर इतने सालों बाद ये सैंक्शंस रिमूव क्यों कर रहा है। तो ट्रंप के अकॉर्डिंग इसके पीछे की वजह है टर्की की लॉयल्टी। ट्रंप का कहना है कि रिसेंटली अमेरिका और इजराइल का जो ईरान के साथ वॉर हुआ है उस दौरान टर्की ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर कोई पोजीशन नहीं ली, और ट्रंप का मानना है कि जिस कंट्री ने उस वक्त अमेरिका के अगेंस्ट जाकर कोई पोजीशन नहीं ली उसे इतने सालों तक सैंक्शंस के थ्रू पनिश करते रहना सही नहीं है। यानी ट्रंप के हिसाब से ये डिसीजन टर्की द्वारा S-400 छोड़ देने की वजह से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो टर्की के पास आज भी S-400 सिस्टम मौजूद है। ट्रंप का मानना है कि इस वक्त अमेरिका और टर्की की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी डिसीजन ने बेंजामिन नेतन्याहू की टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। और अगर हम देखें कि आखिर नेतन्याहू ने इस डील को इतना अपोज क्यों किया है तो उसकी वजह समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल इजराइल के पास इस वक्त F-35 फाइटर जेट्स का एक बड़ा फ्लीट है, और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में उसके पास एक ऐसा पावर एडवांटेज है जो उसके किसी भी पड़ोसी देश के पास नहीं है। ये एडवांटेज इजराइल की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन अगर टर्की को भी F-35 फाइटर जेट्स मिल जाते हैं तो इजराइल का ये जो एक्सक्लूसिव एडवांटेज है वो
काफी हद तक खत्म हो सकता है और इस कंसर्न की एक और वजह भी है। आप एक बात समझिए, टर्की और इजराइल के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में लगातार खराब होते गए हैं। रिसेंटली टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल ह्यूमैनिटी पर एक ऐसा बर्डन है जिसे दुनिया अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अब ये स्टेटमेंट अगर आप देखें तो अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इजराइल अमेरिका के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं। इसलिए नेटो समिट से पहले नेतन्याहू ने पब्लिकली ट्रंप से अपील की थी कि टर्की को F-35 फाइटर जेट्स या उनके इंजन अप्रूव ना किए जाएं, लेकिन लगता है ट्रंप का प्लान कुछ और ही था। लेकिन अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल ये भी आता है कि इंडिया ने भी तो रशिया से एग्जैक्टली वही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, फिर अमेरिका ने टर्की पर तो काटसा सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन इंडिया पर कभी सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए? आखिर दोनों केसेस में डिफरेंस क्या था? देखिए, पहली नजर में दोनों केसेस काफी सिमिलर लगते हैं। दोनों कंट्रीज ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, लेकिन जब आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि वॉशिंगटन ने दोनों कंट्रीज को बिल्कुल अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा। इंडिया का केस एक बहुत स्पेशल केस है, क्योंकि इंडिया के केस में यूएस कांग्रेस ने खुद इंटरवीन किया और बाद में NDAA यानी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन ऐड किया गया जिसके थ्रू इंडिया को काटसा सैंक्शन से वेवर देने का रास्ता खुल गया। इसके पीछे अमेरिका की रीजनिंग भी काफी क्लियर थी, क्योंकि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को बैलेंस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया को टारगेट करने के लिए बनाया गया एक सैंक्शंस लॉ इंडिया के साथ उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच रुकावट बन जाए। लेकिन टर्की का केस बिल्कुल अलग था, क्योंकि टर्की कोई बाहरी पार्टनर नहीं बल्कि खुद नेटो का मेंबर है और इसी वजह से जब टर्की ने रशियन S-400 सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने इसे सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं बल्कि नेटो अलायंस के अंदर एक सिक्योरिटी रिस्क के रूप में देखा और यही सबसे बड़ा रीजन था कि यूएसए ने टर्की और इंडिया के केसेस को बिल्कुल अलग अलग तरीके से हैंडल किया। एनीवे, अगर फ्यूचर में टर्की को वापस F-35 फाइटर जेट्स मिल जाते हैं तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका इजराइल को लगेगा। लेकिन अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हमारे लिए भी मौजूद है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में टर्की ने कई बार ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान ने टर्किश सप्लाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया था। ऐसे में अगर टर्की की एयरफोर्स और ज्यादा मजबूत हो जाती है तो ये सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी एक कंसर्निंग बात होगी। ऑल्दो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप ने कह दिया है तो इमीडिएटली टर्की को F-35 फाइटर जेट्स मिल ही जाएंगे। इसके बीच अभी कुछ लीगल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि टर्की के पास अभी भी S-400 है और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता F-35 डील का होना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके लिए एक लूप होल का यूज हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फ्यूचर में टर्की S-400 सिस्टम को किसी थर्ड कंट्री में शिफ्ट कर देता है या फिर किसी और तरीके से इस कंसर्न को एड्रेस करता है तो टर्की के लिए F-35 प्रोग्राम में वापस आने की पॉसिबिलिटी जरूर बढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद भी फाइनल डिसीजन सिर्फ व्हाइट हाउस का नहीं होगा, अमेरिका की कांग्रेस का भी इस पूरे मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। यानी अभी के लिए इस स्टोरी में काफी कुछ होना बाकी है और इस डेवलपमेंट को इंडिया और इजराइल दोनों ही काफी क्लोजली फॉलो करेंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका इस डायरेक्शन में कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और क्या टर्की वाकई दोबारा F-35 फाइटर जेट्स हासिल कर पाता है या नहीं। खैर, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई मेजर अपडेट आती है तो हम उस पर डिटेल में जरूर बात करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। एज ऑलवेज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।